प्रिय विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आज आपको वितान भाग 2 में संकलित जो अंतिम लेसन है डायरी के पन्ने उसका सार पढ़ाने जा रहा हूँ। और जो यह पाठ है यह एन फ्रैंक द्वारा रचित है। जब उसको जेल में डाल दिया गया तो यातना शिविर में डाल दिया गया था, वहाँ बैठ उसने ये डायरी लिखी थी। तो उसके ये अंश आज यहाँ पर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। देखें, यह डायरी डच भाषा में 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 1947 में ये पब्लिश्ड हुई थी। इसके बाद यह द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल शीर्षक से 1952 मतलब 1952 में प्रकाशित हुई। यह डायरी इतिहास के एक ऐसे सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव का बयान करती है। हम यहाँ उस भयावह दौर को, जो उस दौर चल रहा था, जो डरावना दौर चल रहा था, को किसी इतिहासकार की निगाह से नहीं, बल्कि क्या है, सीधे भोक्ता की निगाह से देखते हैं कि जिसने भोगा हो, जिसने कष्ट पीड़ा सहन की हो, उसकी नज़र से आओ हम देखते हैं। यह भोक्ता ऐसा है जिसकी समझ और संवेदना बहुत गहरी तो है ही, उम्र के साथ आने वाले परिवर्तनों से पूरी तरह अछूती भी है। इस पुस्तक की भूमिका में बच्चों क्या लिखा गया है उसके बारे में जानें। इस डायरी में भय, आतंक, भूख, प्यार, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफ़ें, हवाई हमले का डर, पकड़े जाने का लगातार डर, 13 साल की उम्र के सपने, क्योंकि जो एन फ्रैंक वो 13 साल की थी उस समय। तो एक यंग गर्ल में क्या सपने होते हैं, तो सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा, मानसिक और शारीरिक ज़रूरतें, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन, सभी कुछ है। यह डायरी यहूदियों पर नाजियों द्वारा ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत दस्तावेज है। बच्चों देखें, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड के यहूदी परिवारों को जर्मनी के प्रभाव के कारण अकल्पनीय यातनाएं सहनी पड़ी कि जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे वो, उनको ऐसी यातनाएं, पीड़ा सहनी पड़ी। उन्होंने गुप्त तहखानों में छिपकर, जो अज्ञातवास है, जो छिपने का स्थान है, वहाँ छिपकर जीवन की रक्षा की। जर्मनी के शासक ने गैस चैम्बर व फायरिंग स्क्वाड के माध्यम से लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतारा। ऐसे समय में 2 यहूदी परिवार 2 वर्ष तक एक गुप्त आवास में छिपे रहे। इसमें एक फ्रैंक परिवार था, दूसरा वान दंपत्ति। एन ने गुप्त आवास में बिताए 2 वर्षों का जीवन अपनी डायरी में लिखा। यह डायरी 2 जून 1942 से 1942 से पहले 1 अगस्त और फिर 1944 तक लिखी गई। 4 अगस्त 1944 को किसी की सूचना पर ये लोग पकड़ लिए गए। 1945 में एन की अकाल मृत्यु हो गई। एन ने अपनी किट्टी नामक गुड़िया, जो कि निर्जीव गुड़िया, को संबोधित करके यह डायरी लिखी, जो उसे अच्छे दिनों की जन्मदिन पर उपहार में मिली थी। कि जब उनका एन फ्रैंक का अच्छा दिन बीत रहा था तो उसके बर्थडे पर उसे गिफ्ट के रूप में यह डायरी मिली थी। आइए अब मैं डेट वाइज और सन वाइज आपको समझाऊं। देखिए, पहले बुधवार 8 जुलाई 1942, इस दिन एन फ्रैंक गुप्त आवास पर जाने के विषय में लिखती है। उसकी बड़ी बहन को ASS से बुलावा आने पर घर के लोग गुप्त आवास पर जाने की तैयारी करते हैं। यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। एन ने अपने थैले में अजीबो गरीब चीज़ें भर डाली, अनाप शनाप जो चीज़ें हैं, अजीबो गरीब जो चीज़ें हैं वो भर डाली। उसने सबसे पहले अपनी डायरी रखी, क्योंकि लेखिका के लिए स्मृतियाँ पोशाकों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थीं। एन व वानदान के परिवार वाले गुप्त आवास की व्यवस्था करते हैं। अब आइए गुरुवार 9 जुलाई 1942। इस दिन वे अपने छुपने के स्थान पर पहुंचते हैं। यह गुप्त आवास उसके पिता का एक ऑफिस है। वह घर के कमरों के बारे में बताती है। यह भवन गोदाम व भंडार घर के रूप में प्रयोग होता था। यहाँ इलायची, लौंग और काली मिर्च वगैरह पीसे जाते थे। गोदाम के दरवाजे से सटा हुआ बाहर का दरवाज़ा जो ऑफिस का प्रवेश द्वार है,
सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंचने पर एक और दरवाज़ा है जिस पर शीशे की खिड़की लगी हुई है, जिस पर काला शीशा लगा हुआ था। इस पर कार्यालय ऑफिस लिखा हुआ था। इसी कमरे में दिन के समय बेप मेप मिस्टर कलीमैन काम करते हैं। एक छोटे से गलियारे में दम घोटू अंधियारे से युक्त एक छोटा सा कमरा बैंक ऑफिस है। यहीं मिस्टर कुगलर व वानदान बैठते हैं। मिस्टर कुगलर के ऑफिस से निकलकर तंग गलियारे में प्राइवेट ऑफिस है। नीचे की सीढ़ियाँ वाले गलियारे से दूसरी मंजिल को रास्ता है जो गले की तरफ खुलता है। यहीं पर एन फ्रैंक व उसका परिवार रहता है। अब आइए देखें शुक्रवार 10 जुलाई 1942 1942। इस दिन एन गुप्त आवास के पहले दिन का वर्णन करती है। यहाँ पहुँचने पर वहाँ पहुँचने पर उसकी माँ व बहन बुरी तरह थक जाती हैं। एन और उसके पिता अपने नए आवास को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। वे भी बुरी तरह थक जाते हैं। बुधवार तक तो उन्हें यह सोचने की फुर्सत नहीं थी कि उनकी ज़िंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका था। अब आइए शनिवार का दिन 28 नवंबर 1942। वह बताती हैं कि इन दिनों वे बिजली और राशन ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। उन्हें और किफ़ायती करनी होगी ताकि बिजली का कट न लगे। 4:30 बजते ही अंधेरा हो जाता है। उस समय पढ़ा भी नहीं जा सकता। ऐसे समय में वे उल जुलूल हरकतें करते गुजारते हैं। दिन में पर्दे नहीं हटा सकते थे। अंधेरा होने के बाद पर्दे हटाकर पड़ोस में ताक झांक कर लेते थे। लेखिका डसेल के बारे में बताती है कि वे बच्चों से बेहद प्यार करते हैं। उनके भाषण सुनकर वह बोर हो जाती हैं। वह उनकी अनुशासन संबंधी बातें नहीं सुनती। वे एक नंबर के चुगलखोर हैं, ऐसा वो कहती हैं। वे सारी बातों की रिपोर्ट मम्मी को दे देते हैं और मम्मी ने मुझे उपदेश देना शुरू करना पड़ता है कि मम्मी मुझे उपदेश पे उपदेश दिए जाने लगती हैं। कभी कभी मिसेज़ वान 5 मिनट बाद उसे बुलावा भेज देती हैं। हर समय डांट फटकार दुत्कार आ जाना आदि झेलना आसान नहीं होता। रात को बिस्तर पर लेटकर लेखिका अपनी कमियों व कार्यों के बारे में सोचती है तो मुझे हंसी व रोना दोनों आते हैं। वह स्वयं को बदलने की कोशिश करती है। बच्चों आगे देखें, शुक्रवार का दिन है 19 मार्च 1943। एन बताती है कि तुर्की के इंग्लैंड के पक्ष में न आने से हम निराश थे। 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे थे। इससे काला बाजारी को झटका लगेगा। साथ भूमिगत लोगों को नुकसान होगा क्योंकि वे इन नोटों के लिए सबूत नहीं दे सकते। गियेज एंड कंपनी के पास 1000 गिल्डर के कुछ नोट हैं जिन्हें आगामी वर्षों के लिए अनुमानित कर अदायगी टैक्स के रूप में निपटा दिया गया है। मिस्टर डसेल कहीं से पैरों से चलने वाले दांतों की ड्रिल मशीन ले आते हैं। वह उनसे अपने दांतों का पूरा चेकअप करवा लेगी। घर के कायदे कानून के पालन में मिस्टर डसेल आलसी है। वे चार्लोट व अन्य लोगों से चिट्ठी पत्री बनाए हुए हैं। मार्गोट उनके पत्रों को ठीक करती है। पापा ने उन्हें यह काम बंद करने को कहा। लेखिका जर्मन घायल सैनिक व हिटलर के बीच बातचीत को रेडियो पर सुनती है। घायल सैनिक अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। उसी समय उसका पैर डसेल के साबुन पर पड़ गया और साबुन खत्म हो गया। उसने पापा से इसकी भरपाई करने को कहा क्योंकि युद्ध के समय महीने में एक बट्टी घटिया साबुन ही मिलती थी। अब आइए शुक्रवार 23 जनवरी 1944 23 जनवरी 1944। पिछले कुछ सप्ताहों से उसे परिवार के वंश वृक्षों और राशि परिवारों की वंशावली तालिकाओं से खासी रुचि हो गई है। वह मेहनत से स्कूल का काम करती है। वह रेडियो पर BBC की होम सर्विस को समझती है। वह रविवार को अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें देखने में गुजारती हैं। मिस्टर कुगलर उसके लिए सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका लाते हैं। परिवार के लोग इसे पैसे की बर्बादी मानते हैं। बेब शनिवार को अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाने की बात बताती है तो वह उसे पहले ही फिल्म के मुख्य नायक व नायिकाओं के नाम तथा समीक्षाएं एडवांस में ही बता देती है। मम्मी कहती है कि उसे सब याद है, इसलिए इसे फिल्म देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब वह नई केश सज्जा बनाकर अपने बाल संवार कर नए बाल की स्टाइल बनाकर आती है तो सभी कहते हैं कि वह फला फिल्म स्टार की नकल कर रही है। वह कहती है यह उसका स्टाइल है तो सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। अब आगे देखिए, बुधवार का दिन है 28 जनवरी 1944। एन कहती है तुम्हें हर दिन मेरी बासी खबरें सुननी पड़ती है। तुम्हें मेरी बातें नाली के पानी के समान नीरस लगती होगी, परंतु उसकी दशा भी ठीक नहीं है। प्रतिदिन उसे मम्मी या मिसेज वानदान के बचपन की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। उनके साल डसेल अपने किस्से सुनाते हैं। किसी भी लतीफ़े को सुनने से पहले ही हमें उसकी 5 लाइन पता होती है।
एनेक्सी की हालत यह, एनेक्सी होते छुपने का स्थान, गुप्त जो स्थान होता है, तो एनेक्सी की हालत यह है कि यहाँ नया या ताज़ा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। जॉन और मिस्टर क्लीनमैन को अज्ञातवास में छुपे हुए भूमिगत हो गए लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। हमें उनकी तकलीफ़ों से हमदर्दी है जो गिरफ्तार हो गए हैं, तथा उनकी खुशी में खुशी होती है जो कैद से आज़ाद कर दिए गए हैं। कुछ लोग इन कष्ट पीड़ितों की सहायता करते हैं, वे नकली पहचान पत्र बनाते हैं, छिपे हुए लोगों को वित्तीय सहायता देते हैं तथा युवाओं के लिए काम खोजते हैं। ये लोग जान पर खेलकर दूसरों की मदद करते हैं। अब आइए, बुधवार का ही दिन है 29 मार्च 1944। एन कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोथकेस्टीन के भाषण के बारे में लिखती है कि उन्होंने कहा था कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों व पन्नों का संग्रह किया जाएगा। वह अपनी डायरी छपवाने की बात कहती हैं। यहूदियों के अज्ञातवास के बारे में लोग जानने के लिए उत्सुक होंगे। बम गिरते समय औरतें कैसे डर जाती हैं। पिछले रविवार को ब्रिटिश वायुसेना के 350 विमानों ने एज़्म्यूडेन पर 550 टन गोला बारूद बरसाया तो उनका घर घास की पत्तियों की तरह कांप रहा था। ये खबर तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। लोगों को सामान खरीदने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। चोरी चकारी बहुत बढ़ गई है। लोग 5 मिनट के लिए अपना घर नहीं छोड़ पाते। डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है। सब भूखे हैं। 1 हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता। बच्चे भूख व बीमारी से बेहाल है। फटे पुराने कपड़ों में जूतों से काम चलाना पड़ता है। सरकारी लोगों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। खाद्य कार्यालय, पुलिस सभी या तो अपने साथी नागरिकों की मदद कर रहे हैं या उन पर कोई आरोप लगाकर जेल में भेज देते हैं। अब मंगलवार का दिन है 11 अप्रैल 1944। एन बताती है कि शनिवार के दिन 2 बजे के आसपास तेज गोलीबारी शुरू हो गई। रविवार दोपहर के समय पीटर उसके पास आया। वह उसका बॉयफ्रेंड है पीटर। वह उसके पास आया। वह उसके साथ बातें करती हैं। दोनों मिलकर मिस्टर डसेल को परेशान करने की योजना भी बनाते हैं। उसी रात को उनके घर में सेंधमारी की घटना भी शुरू हुई थी। सेंधमारी कहते हैं दरवाजे तोड़कर, अलमारी या जंगले तोड़कर घर से सामान उठा ले जाना, वो सेंधमारी कहलाती है। गुप्त रहने की मजबूरी में घटी इसी घटना ने सभी 8 लोगों को हिलाकर रख दिया। अब आगे देखें 13 जून 1944। एन बताती है कि आज वह 15 वर्ष की हो गई है। उसे पुस्तकें, चड्ढियाँ, बेल्ट, रुमाल, दही, जैम, बिस्कुट, ब्रेसलेट, मीठे मटर, मिठाई, लिखने की कॉपियाँ आदि अनेक उपहार मिले हैं। मौसम खराब है तथा हमले जारी हैं। वह बताती है कि चर्चिल उन फ्रांसीसी गांवों में गए थे जो ब्रिटिश कब्जे से मुक्त हुए हैं। चर्चिल को डर नहीं लगता। वह उन्हें जन्मजात बहादुर कहती है। ब्रिटिश सैनिक अपने मकसद में लगे हुए थे। हॉलैंडवासी सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए ब्रिटिशों का सहयोग चाहते थे, कब्जा नहीं। वह कहती है इन मूर्खों को यह पता नहीं है यदि ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ संधि कर ली या संधि पर हस्ताक्षर कर दिए तो हॉलैंड जर्मनी बन जाता। जर्मन व ब्रिटेन दोनों में अंतर है। ब्रिटेन रक्षक है तो जर्मनी आक्रांता, आक्रमण करने वाला, बर्बाद करने वाला। एन अपनी कमजोरी जानती हैं तथा खुद को बदलना चाहती हैं। लोग उसे अक्खड़ समझते हैं। मिसेज वान दान और डेसेल जैसे जड़ बुद्धि उन पर हमेशा आरोप लगाते रहते हैं। उस बच्ची के ऊपर हमेशा आरोप लगाते रहते हैं। मिसेज वान दान उसे अक्खड़ समझती हैं क्योंकि वह उससे भी अधिक अक्खड़ है। वह स्वयं को सबसे अधिक धिक्कारती हैं। वह माँ के उपदेशों से मुक्ति के बारे में सोचती है। उसकी भावनाओं को कोई नहीं समझता तथा वह अपनी भावनाओं को गंभीरता से समझने वाली व्यक्ति की तलाश में है। वह पीटर के बारे में बताती है। पीटर उसे दोस्त की तरह प्यार करता है। एन भी उसकी दीवानी है। वह उसके लिए तड़पती है। पीटर अच्छा व भला लड़का है परंतु वह उसकी धार्मिक नफरत, खाने संबंधी बातों से वह नफरत करती हैं। उन्होंने कभी न झगड़ने का वायदा किया है। वह शांति प्रिय, सहनशील व बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति है। वह एन की गलत बातों को भी सहन कर लेता है। वह कोशिश करता है कि अपने कामों में सलीका लाए तथा अपने ऊपर आरोप न लगने दें। वह अधिक घुन्ना है। वे दोनों भविष्य, वर्तमान व अतीत की बातें करते हैं। एन काफ़ी दिनों से बाहर नहीं निकली तथा प्रकृति को देखना चाहती है। एक दिन गर्मी की रात में 11:30 बजे उसने चांद देखने की इच्छा की परंतु चांदनी अधिक होने के कारण वह खिड़की नहीं खोल सकी। आखिरकार बरसात के समय खिड़की खोलकर तेज हवाओं में बादलों की लुका छिपी को देखा। वह अक्सर देखा जाए तो यह अवसर 1.5 साल बाद मिला था उसे। प्रकृति के सौंदर्य के आनंद के लिए अस्पताल व जेलों में बंद लोग तरसते हैं। आसमान, बादलों, चांद और तारों की तरफ देखकर उसे शांति व आशा मिलती है।
प्रकृति शांति पाने की रामबाण दावा है तथा वह उसे विनम्रता प्रदान करती है। जो प्रकृति है वो इंसान को विनम्रता प्रदान करती है, ऐसा वो बताती है। इन पुरुषों व नारियों के अधिकारों के बारे में बताती है। उसे लगता है कि पुरुषों ने अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक होने के कारण औरतों पर शुरू से ही शासन किया है। औरतें इस स्थिति को बेवकूफ़ी के कारण सहन करती आ रही हैं। अब समय बदल गया है। शिक्षा, काम और प्रगति ने औरतों की आंखें खोली हैं। कई देशों ने उनको बराबरी का हक दिया है। आधुनिक महिला अब बराबरी चाहती हैं। महिलाओं को भी पुरुषों की तरह सम्मान मिलना चाहिए। उन्हें सैनिकों जैसा दर्जा व सम्मान मिलना चाहिए। युद्ध में वीर को तकलीफ, पीड़ा, बीमारी व यातनाओं से गुजरना पड़ता है। उससे कहीं अधिक तकलीफ बच्चा पैदा करते वक्त औरत सहती हैं। जब बच्चा वो पैदा करती हैं तो उन्हें बहुत अधिक पीड़ा होती है। बच्चा पैदा करने के बाद नारी का आकर्षण समाप्त हो जाता है। मानव जाति की निरंतरता औरत से है। वह सैनिकों से ज़्यादा मेहनत करती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि औरतें बच्चे पैदा करना बंद कर दें। प्रकृति यह कार्य चाहती है और उन्हें यह कार्य करते रहना चाहिए। वह उन व्यक्तियों की भत्सना करती है, उनकी चुगली करती है, उन्हें बुरा बताती है जो समाज में औरतों के योगदान को मानने के लिए तैयार नहीं है। वह पॉल द कुरीफ से पूर्णतः सहमत है कि पुरुषों को यह बात सीखनी ही चाहिए कि संसार के जिन हिस्सों को हम सभ्य कहते हैं वहाँ जन्म अनिवार्य और टाला न जा सकने वाला काम नहीं रह गया है। आदमियों को औरतों द्वारा झेली जाने वाली तकलीफ़ों से कभी भी नहीं गुजरना पड़ेगा कि बच्चे तो नारियाँ पैदा करती, औरत पैदा करती आई हैं। इसलिए पुरुषों को जो प्रसव पीड़ा है, जो उस समय जो तकलीफ होती है, उनसे नहीं गुजरना पड़ेगा। इनका विश्वास है कि अगली सदी आने तक यह मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करना ही औरतों का काम है। औरतें ज़्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेगी, ऐसा एन फ्रैंक का विश्वास है। तो बच्चों, आज मैंने इस पाठ का सार आपको संक्षिप्त रूप से पढ़ा दिया है। आप अपनी नोटबुक लेकर इस पाठ को सीरियसली पढ़ना। जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए उनको अंडरलाइन करना, क्योंकि आगे इसमें से भी MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गुड लक, थैंक यू।